अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। उम्मीद करती हूं आप खैरियत से होंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा तो तय पा गया है, मगर क्या ये मुआहिदा सो कॉल्ड पीस डील इम्प्लीमेंट भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मुतजाद बयानात और मुतजाद शिकें शामिल हैं जिनके ऊपर दोनों साइड्स की रिजर्वेशन अब भी मौजूद हैं। और फिर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इतनी ही आसानी से अमेरिका ईरान के तमाम तर मुतालबात मान लेगा, और फिर इसराइल और नेतन्याहू तो एक तरफ, अमेरिका के अंदर मौजूद जूइश लॉबी क्या खामोशी से इस पीस डील को कबूल कर लेगी? तो टेक्निकली इसमें ऐसे कौन से लूप होल्स हैं अबाउट विच ईरान शुड बी वेरी वेरी कॉशियस? इसके ऊपर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पॉलिटिकल सिचुएशन पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की असीर क़यादत ने एक दफा फिर हुकूमत वक्त से राब्ता किया है और सियासी मामलात के ऊपर एक कौमी डायलॉग करवाने का मुतालबा किया है। हाउ इज गवर्नमेंट गोना रिस्पॉन्ड टू इट? इस पर बात होगी। और इसके साथ साथ पीटीआई ने 10,000 बंदे की कॉल दी थी आज अडयाला के बाहर, तो किस हद तक ये हदफ अचीव कर सकी है पीटीआई, इसके ऊपर बात होगी। एंड इन द लास्ट सेगमेंट सिक्योरिटी सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। अब जो पीस डील मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। जी बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप तो बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा मुआहिदा जो है वो मुनसिफाना मुआहिदा हो गया है। अब दूसरे मरहले में दाखिल होने की बातें भी वो कर रहे हैं, जिसमें जोहरी मुज़ाकरात के ऊपर बात होनी है। और वो ये चाह रहे हैं कि जो अफज़ुदा यूरेनियम ईरान से निकाल कर रहेंगे। इस मामले के ऊपर आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से सेटल डाउन होगा? अजीब व गरीब किस्म की कैफियत से मैं दो चार हूँ इस वक्त। कभी मैं देखता हूँ तो मुझे बाइडन भी याद आते हैं, ओबामा भी याद आते हैं, जिन्होंने अपने अपने तई बहुत कोशिश की थी कि ईरान के साथ सूरत हाल बेहतर हो जाए। लेकिन पहले 2014 में, 2018 में, और फिर उसके बाद अब दोबारा आके इन्होंने उस सारी डील को, उस सारी अंडरस्टैंडिंग को सबोटेज करके एक नई सूरत हाल को जन्म दिया। जिम्मेदार कौन है? ट्रंप एंड नेतन्याहू लोग। एक तरफ तो मैं इनकी धमकियां सुन सुन के तंग आ गया था, आजिज आ गया था मैं। हम सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे, हम तहजीब मिटा देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। और अब वो ये कह रहे हैं कि इस डील के होने के ऊपर ही वो अपना जॉय जो है, जो अपना खुशी का इजहार जो है वो करने के लिए लफ्ज़ों की तलाश में थे कि मैं कैसे इसके ऊपर खुशी का इजहार करूँ। फाइन। इस डील के बारे में इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स क्या कहते हैं और हम लोगों का एनालिसिस क्या है, उसको तो एक तरफ रख देते हैं। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका ये जंग हार गया है, ईरान ये जंग जीत गया है। भाई है, मेरी ओपिनियन कर लें जो करना है मेरा आपने, क्योंकि मैंने इसको पूरे इन 3-4 महीनों में रिपोर्ट किया है। मैंने इसको इसके ऊपर प्रोग्राम किए जब पहली जंग हुई थी 12 रूस की, आपको याद होगा, आप भी थी मेरे साथ। तो कहने का मतलब ये है कि हम कोई राह चलते नहीं है कि हमें पता नहीं है कि सूरत हाल है क्या। तो ये जो काया पलट हुई है, इसके अंदर वो सब कुछ है जो अभी सरफेस पर नहीं है लेकिन जल्द नजर आ जाएगा। ये जो लास्ट डिच एफर्ट कर रहे हैं ना यहूदी लॉबी जो है, इसने क्या किया है? इसने अमेरिका को जलील करवा दिया, इसने सुपर पावर के इमेज को जमी बोस कर दिया, इसने ट्रंप की ऐसी तैसी कर दी, उसका पॉलिटिकल कैरियर खा गई। यही किया ना। एनीवे, हैविंग सेड दिस, मुझे लगता ये है कि अभी भी जरूरत के तहत झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं ट्रंप, बिकॉज टू मी एज ए वर्ल्ड लीडर ही इज ए कंपल्सिव लायर। क्योंकि जो उनको सूट करता है वो उसके ऊपर कुछ भी झूठ बोलने के लिए तैयार हैं। जो उनको सच नहीं, जो सूट नहीं करता है वो जितना मर्जी बड़ा सच हो मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। ईरान एटम बम बनाएगा, ये तकरार किसने शुरू की? इसके बावजूद कि ईरान के किसी लीडर का एक बयान मुझे दिखा दे जिन्होंने कहा हो कि हम एटम बम बनाएंगे। चाहे वो 2014 का मुआहिदा था, चाहे वो इसके बाद होने वाली ये सारी नेगोशिएशंस थी। 2 राउंड्स हुए ना टॉक्स के, आपको याद होगा। पहले कतर में हुए, फिर उसके बाद जनीवा में भी हुए, फिर ओमान में भी हुए। कहीं आपने सुना कि किसी ईरानियन लीडर ने कहा हो कि हम एटम बम बनाएंगे? फिर वो मजबूरन ना मुझे वो तू मैनू छेड़ेगा वो वाली मिसालें सुनानी पड़ती हैं कि ईरान ने कभी दावा नहीं किया, आप कहे जा रहे हैं कि वो बनाएगा, ठोस रहे हैं उसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात अब हमें समझ आ जानी चाहिए कि अगर ईरान की ख्वाहिश होती या ईरान की ज़रूरत होती तो 47 साल की ये जो लंबी कुटी थी ना जी पूरी दुनिया से, इसमें बन गया होता बम। वो 900 केजी अफसूदा यूरेनियम सरेंडर नहीं करते ओबामा के दौर में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इनके ऊपर ठोस के अपनी सियासत भड़काए चले जा रहे हैं, नेतन्याहू को स्ट्रेंथन किए चले जा रहे हैं। जो नेतन्याहू ने इनके साथ करा दी है वो तो खैर उसके ऊपर। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं,
ये जो एटम बम बनाएगा ईरान, एटम बम बनाएगा, ये जो तकरार है ना, इससे पहले भी हमने एक तकरार सुनी है, हम भूल जाते हैं ना जल्दी से। वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की इस्तेलाह सुनी हुई है ना आपने? जी, जो इराक के अंदर जो ढूंढने 3 साल ढूंढते रहे, वहां इराक में से मिले, पूरा इराक खोद डाला उन्होंने कि उसने रेगिस्तानों में छुपाए हुए हैं, कुछ मिला। ये स्क्रिप्ट उसी तरह का स्क्रिप्ट है। उस स्क्रिप्ट के ऊपर अब जरा बरतानिया वालों से पूछे वो क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं गलती हो गई है, कौम से माफिया मांग रहे हैं वो। और उनका बयान है स्टारमर का कि हम दोबारा टोनी ब्लेयर बनने के लिए तैयार नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्क्रिप्ट जो लिखे जाते हैं, ये अपना एजेंडा जो है एज ए सुपर पावर या एज ए नाजायज़ रियासत, जिसको मैं इसराइल कहता हूँ, उनके लिए तो ये सूट करता है, लेकिन ये हकायक से बहुत दूर होती हैं बातें, इसलिए ये कभी लास्ट नहीं कर सकती। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, आपके इस तज्ज़िये के ऊपर ही सवाल है कि जिस तरह आप समझते हैं कि सारी सिचुएशन स्क्रिप्टेड है, तो आपको लग रहा है कि ये पीस डील भी इसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? देखिए, इस पीस डील के अंदर चूंकि ईरान शामिल है, इसलिए ये स्क्रिप्टेड नहीं है। इसलिए कि वो जो स्क्रिप्ट थे वो वेस्ट के लिखे हुए थे, अमेरिका के लिखे हुए थे। लेकिन बुखारी साहब, ओबामा के दौर में जो डील हुई, ऑल्दो ओबामा वाज अ स्ट्रॉन्गर प्रेसिडेंट एज कंपेयर्ड टू द ट्रम्प, लेकिन वो भी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो सकी। लेकिन डील तो हुई ना, डील में खराबी तो कोई नहीं थी ना। जो अरसा गुजरा उसके बाद से अचानक तो ट्रंप नहीं लैंड कर गए ना। 6-7 साल ईरान ने को हरकत की एटम बम बनाने की, तो डील ठीक थी ना, उसको सबअटैच किया ना, नेतन्याहू ने उसका बेड़ा गर्क किया ना जी। तो कहने का मतलब यह है कि दो तीन चीज देखें। ट्रंप क्या कह रहे हैं अब उन्होंने थोड़ा सा सच, पहली दफा पूरा सच मैं कहूंगा उन्होंने बोल दिया है। उन्होंने कहा, मिस्टर नेतन्याहू, अगे जे मैं ना होंदा तो ना इसराइल होना थी ना तू होना थी, ये कहा है ना उन्होंने। बिल्कुल बुखारी साहब, कहा है। उनका शॉट भी हमारे पास मौजूद है कि वो इसराइल के बारे में नेतन्याहू को किस तरह से कह रहे हैं हाथ होला रखो। बुखारी साहब, ये तारीख में पहली दफा देखा जा रहा है कि इस तरह आपने सुना क्या कहा उन्होंने? तो ये जो एक तासुर था ना कि ये नाजायज औलाद है अमेरिका की, वो साबित हो गई ना। नेतन्याहू ने अपने ट्रंप ने यही कहा है ना कि मैं ना होता तो तुम तो खैर कहाँ होना था, तूने तो इसराइली ना होता। इसका मतलब यह है कि इजराइल की एग्जिस्टेंस और वहां पर नेतन्याहू जैसे शख्स के होने की जिम्मेदारी टोटल अमेरिका पर है, एक बात। दूसरी बात यह कि आपने सुना नहीं उसने क्या कहा है। वो ये कह रहे हैं कि मिस्टर याहू, अगर तुम्हें हिजबुल्लाह को मारना ही ज़रूरी है तो ये काम शाम को सौंप देते हैं। कौन है शाम में? किसने गिराई थी बशारुल असद की हुकूमत? कौन लाया था वहां अपना चमचा जो इस वक्त है वहां पर? कह रहे हैं तू ना मार, मुसलमान को मुसलमान से मरवाओ। लुक एट द कॉन्स्पिरेसी, लुक एट व्हाट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज सेइंग। विल इट हैपन? नोबडी विल लेट इट हैपन, बिकॉज ईरान का सबसे बड़ा स्टांस लेबनान है। इसलिए कि लेबनान में हिजबुल्लाह इस जो शैतान है ज़मीन के ऊपर, इसके सर पर मुसल्लत है। उसके होते हुए उसके ग्रेटर इसराइल बनाने के ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकते। ये जिनको प्रॉक्सीज कहते हैं, दे आर टू मी द फ्रीडम फाइटर्स, दे आर डिफेंडिंग देयर ओन लैंड्स। हु इज हमास? आपने मिलके सुपर पावर के साथ हमास को तहस नहस करने की कोशिश की। इलाका तो आपने कब्रिस्तान बना दिया, बट हमास इज देयर एंड हमास विल रिक्लेम दैट एरिया। मेरी बात आज की आप याद रखिएगा। Israel will have to vacate Gaza and Gaza will again be to the Palestinians and Palestinians will rebuild Gaza. ये आप देखेंगी। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि लेबनान का मसला, उसके ऊपर ईरान बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिए हुए है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि हम लेबनान में जिस हिस्से पर कब्जा कर लिया उससे दस्तबरदार नहीं होंगे, और फिर ट्रंप के साथ जो इख्तलाफात हैं उनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। तो बुखारी साहब, फिर लेबनान का मसला तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस पीस डील के ऊपर और इसके सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। पूरी पीस डील जो है ये खड़ी लेबनान के ऊपर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एज एन एनालिस्ट मुझसे पूछें तो ये मुज़ाकरात ही नहीं होने थे, ये कामयाब होने ही नहीं थे, ये डील ही नहीं होनी थी अगर अमेरिका लेबनान के ऊपर राजी ना हो गया होता कि इजरायली फोर्सेस विल हैव टू गो बैक, द अटैक्स हैव टू बी स्टॉप्ड। रुके ना। जो वो झक मारी है दोनों ने आपस में, नेतन्याहू ने और ट्रंप ने, वो काहे पर थी? वो उसको रोक रहा था कि ये ना कर, ये डील नहीं होनी अगर तुमने ना रोका तो। रुक गए कि नहीं? एंड व्हाट इज द गारंटी कि वो रुके रहेंगे? करेक्ट। अगर नहीं रुके रहेंगे देयर विल बी नो डील। ईरान कह रहा है ना कि विल गो बैक टू द सेम सिचुएशन वेयर वी आर टुडे। मैं आऊंगा ना इराक़ी के बयान की मैं बताऊंगा वो, मैं तो उसको कह रहा हूं कि क्या दो टोक मौक़िफ़ है
क्या क्लैरिटी के साथ है, देखिए क्या कहते हैं वो, हम जरा मेरे ख्याल से इसका भी जिक्र कर लें। लिबनान पर किसी भी इसराइली हमले या इलाके पर कब्जा अमेरिका ईरान मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वर होगा। मुफाहमती याददाश्त में एक तरफ अमेरिका और इसराइल है तो दूसरी तरफ ईरान और हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह इज ए पार्टी। तो कहने का मतलब ये है कि देखे ना, इसमें कोई एम्बिग्युइटी है, कोई इबहम है इसमें। उन्होंने साफ कह दिया कि इफ लिबनान विल बी अटैक्ड देयर विल बी नो डील। फिर तो बुखारी साहब बहुत कच्चे धागे से बंधी है ये डील, किसी भी मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है। नहीं, मगर अब अमेरिका ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता। अमेरिका अब जंग करने की पोजीशन में नहीं है। ट्रंप इज ऑन द रिट्रीट। उसके अंदर, मुल्क के अंदर जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो तो समेट रहा है। आप मुझे बताइए किसने दुआएं मांगी हैं इस पिछले हफ्ते के अंदर की डील हो जाए। ईरान आज कर दे, कल कर दे, साइन कर दे, ये कर दे। बिल्कुल बुखारी साहब, मुझे तो ये तासुर मिल रहा है जिस तरह की डिटेल सामने आ रही है कि दिस डील इज टू गुड टू बी ट्रू। आपने बिल्कुल ठीक इशारा किया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ मिड टर्म इलेक्शंस तक टाइम बाय करने के लिए, और क्योंकि वो जल्दी में थे कि इलेक्शन से पहले इस मामले को सॉर्ट डाउन करें, तो क्या ये उसी जल्दी में ये डील की गई है और बाद में ही कैन बैक ऑफ फ्रॉम? देखिए, मैं आपको ईमानदारी से अर्ज करूं कि जितना नुकसान ट्रंप का हो चुका है पॉलिटिकली एज द प्रेसिडेंट ऑफ ए सुपर पावर एंड एज ए पॉलिटिशियन, इसकी सारी टोटल जिम्मेदारी जो है वो नेतन्याहू पर है। कैन ट्रंप अफोर्ड मोर डैमेज? माय आंसर इज नो। वो इस वक्त जितनी कोशिश हो रही है ट्रंप की तरफ से, वो सारी ये है कि इस मामले को समेट के मैं यहाँ से इज्जतदार तरीके से निकल जाऊं, जो नसीब ना पहले कभी हुआ है अमेरिका को, ना इस दफा होगा। बिल्कुल। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, ऑल्दो ईरान की जानिब से बहुत सारे मुतालबा जो हैं वो किए गए और अमेरिका ने उन्हें मान लिया, बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है ईरान की, लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत सारे टेक्निकल लूप होल्स जानबूझकर अमेरिका ने चालाकी से इस डील के अंदर रखे हैं ताकि किसी भी मोमेंट पर दे कैन डू एनीथिंग? जिस तरह से बात की जा रही है कि किसी भी, अगर ईरान इस पर अबाइड बाय करेगा तो ही हम जो है वो ये डील इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, हमने कल एक बात की थी, आपने भी नोटिस की होगी, वो मैंने ये कहा था कि ये जो निकात हमें दिखाई दे रहे हैं ये तो सारी ईरानियन सजेशंस कह लीजिए या टर्म्स जो उन्होंने तय की थी, सब तो मानी है अमेरिका ने। अमेरिका की कहाँ मानी गई है मुझे बताइए? अमेरिका की मानी गई कि लिबनान में सीज फायर अलहदा होगी, इसका कोई तल्लुक नहीं है नेतन्याहू से या अपने इस कॉन्फ्लिक्ट से, नहीं मानी गई। आबनाए हुर्मुज़ खोल दी पहले ईरान ने। आप बताएं कौन सी बात मानी गई है उनकी? आप नाकाबंदी खत्म करने पर राजी हुए हैं कि नहीं हुए हैं? ईरान को आपने सूदगी का हक दिया है कि नहीं दिया है? तो कौन जीत गया भाई? खुदा के लिए तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। yes. ट्रंप इज इन ए मोड ऑफ रिट्रीट और नेतन्याहू की नींदें हराम हुई हैं कि मैं क्या करूं। बिल्कुल बुखारी साहब, ये सारा रिफ्लेक्शन जो मेरे सामने पड़ा हुआ है जी। ये सिर्फ ये है। अब देखिए क्या दो हरकतें और हुई हैं। हाँ। इसके बाद बात करनी बहुत जरूरी है जी। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वहां पर, वो दे आर ऑल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ज्यूइश लॉबी। वो इस डील को सबोटैज करने की एक इंतहाई घटिया कोशिश कर रही हैं। और अब उनके पास क्या जवाब है? वो ट्रंप को कह रही हैं ना कर इतबार ईरानियों का। हाँ जी, रोमियो और हेक्सेट इसमें बहुत ज्यादा पेश है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें हमें समझ में आ रही हैं कि क्यों हो रही हैं। आगे चलते हैं जनाब। अमेरिकी मीडिया वो भी लगा हुआ है इसके ऊपर। आज जो रिपोर्ट्स वहां पर छपी हैं उसमें भी यही है कि देख लेना, ऐसा ना हो कि कहीं ये उल्टी पड़ जाए सारी की सारी डील। हैविंग सेड दैट, पासदारान का एक स्टेटमेंट जो है उसने भी मजीद मजेदार कर दिया है सारी सूरत हाल को। वो कहते हैं कि आबनाए बाबुल मंदब मज़ाहमती कुव्वतों के लिए विनिंग कार्ड साबित हुई है। आपको याद है कालिबॉफ ने भी कहा था कि अगर आप बाज ना आए तो बहीरा अहमर और बाबुल मंदब भी बंद होंगी। तो आप जरा सिनारियो सोचे ना क्या होगा जब 47% ऑफ द ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड विल कम टू ए हॉल्ट। आएगी ना, व्हेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ माय नेक, तो मैं ईरान कुछ भी करेगा ना।
बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब, आपने सारी सिचुएशन को सम अप कर दिया है और आई टोटली एग्री विद यू कि ऑन पेपर जहां तक बात है तो इस डील के अंदर ईरान इज द विक्टर। लेकिन बुखारी साहब, ओबामा डील भी हमने देखा कि इम्प्लीमेंट तो नहीं हो सकी पूरी तरह से। जो वादे किए गए ईरान के साथ वो पूरे नहीं किए गए। किसने किया? ये जो पहली टर्म है ट्रम्प की, इसने आके अंडू किया ना। हाँ। तो मुआहदे में तो कोई खराबी नहीं थी। हाँ। उसको सबोटेज किया गया ना। उसको सबोटेज किया गया फॉर द सेक ऑफ नेतन्याहू, फॉर द सेक ऑफ इजराइल। अब आने वाले दिनों में अगर ये सरवाइव करते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, जिसका कि बहुत कम चांस है, नवंबर के इंतखाब में इस अमेरिका की नहीं इस दुनिया की जान छूट जाएगी इस फितने से, लगता है ऐसे ही है। अगर नहीं भी छूटती तो अगली टर्म तो उनकी नहीं है। जो भी नया आएगा अगली टर्म में वो इस पॉलिसी को इस तरह से लेके नहीं चलेगा। बट बिफोर यू गो जी जनाब, हमारे जो फील्ड मार्शल का रोल रहा है, अगर आप इजाजत दें उस तरफ आती हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दें कि $300 मिलियन जो ईरान को मिलने हैं उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अलग अलग स्टांस लिए हुए हैं। जेडी वैंस जो है वो रास्ता निकालते दिखाई दे रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं जेडी वैंस, झूठ बोल रहे हैं ट्रंप। असल में ये वो हर्जाना है इस जंग का जो इम्पोज की गई थी उनके ऊपर। ये ईरान ने भी कहा था कि खलीजी रियासतों को देनी पड़ेगी ये, आपको याद है ना जी। तो अमेरिका ने वो मलबा उनके ऊपर ठोस दिया है। पहले उसने अमेरिका इन तमाम रियासतों से कहा कि मुझे पैसे दे क्योंकि मैंने आपका तहफ़्फ़ुज़ किया। याद है ना आपको? बिल्कुल याद है। अब ये अच्छा, ये जो वैंस जो बात कर रहे थे वो ये है कि कोई सेविंग ग्रेस भी तो देना। अमेरिका ये पैसे भी दे रहा है, फिर आप उसको उसके ऊपर एम्बैरस भी कर रहे हैं। ये सिर्फ बहानेबाजियां हैं, ये उनको करना पड़ेगा। वो क्या कह रहे हैं? अगर ईरान ने बिहेव किया, भाई ईरान ऑब्वियसली अबाइड करेगा ना बाय द एग्रीमेंट दैट इट हैज साइंड। वो अगर करेगा तो देने पड़ेंगे ना पैसे, ये भी देने पड़ेंगे। $12 अरब पहले और बाकी के $12 अरब बाद में जो उनके साथ से फ्रीज हुए में हैं वो आपको देने पड़ने हैं। अब वो बेचारे क्या करें, सुपर पावर है यार, फॉर गॉड सेक। थप्पड़ जूतियां सब कुछ पड़ रही है, बस करें ना जी। तो वो तरीके से एक्चुअली दे अमेरिका ही रहा है, बट देना मैं कह रहा हूँ खलीजी रियासत दे रही, पर देना तो पड़ रहा है ना ईरान को। और क्या देना पड़ रहा है? वॉर डैमेजेस। वो तो आपके अच्छे भी देंगे, आपने अफगानिस्तान में नहीं दिए हमें, बखीर बाद में आप बाकी का सरमाया लेके गायब हो गया, लेकिन हमें आप देते तो रहे हैं। सिक्योरिटी जराये की एक रिपोर्ट है, वो ये कहते हैं कि जी फील्ड मार्शल जो है हमारे, उन्होंने इस डील के इस हद तक पहुंचने में बहुत क्रूशियल रोल अदा किया है। कल मैंने देखा था, वो बल्कि आज देखा था मैंने, कि जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है वो भी उलमा की कॉन्फ्रेंस में उसने कुछ डिटेल बता रहे थे और कुछ उन्होंने कहा था कि मैं वक्त आने के ऊपर बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन उनके जो इशारे थे वो ये थे कि कई दफ़ा ये डील बहुत सेंसिटिव हदूद में दाखिल हो गई थी और फिर दो टोक अंदाज में स्टांस लेके फील्ड मार्शल ने, चाहे वो अमेरिकन थे चाहे वो ईरानियन थे, उनको दो टोक अल्फाज में कह के सूरत हाल को तब्दील कराया है। सो क्रेडिट गोज टू हिम। वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ अ मैन हु हैज बीन डिक्टेटिंग to the superpower as well as a friendly Muslim country। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब। प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक से वापस आकर हम पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, पीटीआई की असीर क़यादत जो है वो पहले खान साहब को भी खत लिखने की कोशिश कर चुकी है और अब हुकूमत वक्त से रब्ता किया है उन्होंने थ्रू लॉयर, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो सियासी मामलात हैं मुल्क के अंदर उस पर एक कौमी मुकालमा करवा लिया जाए। क्या समझते हैं, कितनी सेंस सजेशन है ये और गवर्नमेंट किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो जेल में असीर हैं ये सारा वो एलिमेंट है जो जेन्युइन पीटीआई के स्टॉलवर्ट्स हैं जी। अभी तो सारे चलती गाड़ी के सवार हैं ना बाहर सारे, ये वो लोग हैं जिनकी कुर्बानियां हैं, जिन्होंने मुशक्क़तें सही हैं, जिन्होंने जेलें काटी हैं, जो जेलें काट रहे हैं, ये जेन्युइन लीडर हैं। तो मैं ऑनेस्टली ये बिलीव करता हूँ कि इनकी बात हुकूमत को सुननी चाहिए। लेकिन हुकूमत अगर इनकी बात सुन भी ले तो मुज़ाकरात करना इनके बस में तो नहीं है ना, वो तो बानी ने करने हैं। तो एक कोशिश उन्होंने पहले की थी ना, बानी को खत लिख के, इन पांचों के दस्तों के साथ वो खत गया था कि भाई ये जो आपने कन्फ्रंटेशन फौज के साथ शुरू की हुई है इसको छोड़े, सियासी रास्ता अपनाएं और डायलॉग को इनिशिएट करें। क्या हुआ उस खत का? एक दूसरी बात यह है कि बानी की ख्वाहिश क्या है, ये मैं अपने पास से घड़ के नहीं कह रहा हूं, ये कोई 1 दर्जन मरतबा वो कह चुके हैं कि हम बात करेंगे ताकतवर तबके के नुमाइंदों से। ये आप डू यू एग्री विद मी? यस। वो ताकतवर तबके जो हैं वो अब वो नहीं रहे जो पहले थे, वो अब दोबारा गोद लेने के लिए तैयार नहीं है।
और इसका जो इजहार किया उन्होंने उसको रिकॉल करना बहुत जरूरी है। इसी जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक नहीं 4 इन्होंने खत लिखने शुरू किए थे ना। किसने लिखे थे वो खत? 5 किसने लिखे थे बताए ना? बानी ने लिखे थे ना। उन्होंने चौथा खत रिसीव होने के ऊपर कहा कि अगर आपने आइंदा लिखा तो हम उसको बगैर पढ़े रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। इज दैट राइट? ठीक है, और हम आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लिहाजा अगर कोई सेंसिबल पॉलिटिकल लीडर होता या वाइज पॉलिटिकल लीडर होता, उसको पता चल जाता कि ये चैप्टर तो क्लोज है। लिहाजा किसके साथ ओपनिंग करेंगे आप? पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, उसके लिए वो आमादा नहीं है, कभी भी आमादा नहीं होंगे वो क्योंकि उनके बहुत सारी पोजीशंस लोगों के सामने है। वो कहते हैं सारे चोर हैं, चोरों के साथ कभी नहीं बैठूंगा। ये सारे बयानात मेरे नहीं है, ये उनके हैं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, दूसरी बात यह है कि अभी आज ताज़ा जो सूरत हाल है उसका तज़किरा बहुत ज़रूरी है। अलीमा खान जो उनकी बहन है, जो मौरूसियत के खिलाफ था, जो लीडर हमेशा से कहता था कि ये मौरूसियत जो है फलां का भतीजा ही है, फलां की बेटी है, फलां के चाचा ही है, वो इस वक्त सियासत जो है मुकम्मल तौर पर बहनों की गिरफ्त में है। उनका ख्याल ये है कि आज 10,000 लोग लेके, अब पता नहीं अब तक पहुंचे हैं वो 10,000 के नहीं, लेकिन अगर 1000 भी पहुंच गए हैं तो चलिए मैं समझता हूँ वो भी नहीं पहुंचे। बुखार साहब, जो विजुअल्स हैं उन 1000 लोगों के बलबूते पर ये दावा करना कि 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान के बानी के साथ हैं, उसके पीछे खड़े हैं, अगर ये ऐसा होता तो क्या बानी जेल में होते? मुझे बताइए आप। एक बात, आगे चलते हैं। दूसरा, उनका सबसे बड़ा स्टांस है आंखों का इलाज। हाँ जी भाई, ये कौन से जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि कैदी का इलाज उसकी मर्जी के डॉक्टर से, उसकी मर्जी के अस्पताल, उसकी फैमिली की मौजूदगी, उसके वकला की मौजूदगी, उसके सियासी लीडरों की मौजूदगी में होगा? ये कहाँ लिखा है? पिम्स इज ए रिनाउंड हॉस्पिटल ऑफ इस्लामाबाद कैपिटल, वहाँ हो रहा है। 5 दफ़ा वो वहाँ जा चुके हैं, 5 इंजेक्शन उनको लग चुके हैं, एंड रिपोर्ट्स अदालतों में सबमिट हो चुकी हुई हैं, क्योंकि अदालतों ने रिपोर्ट्स मांगी थी, उनको बता दिया गया कि ये ट्रीटमेंट हुआ है। अगर जो इनकी ख्वाहिश है ये मुमकिन होती तो अदालतें रिलीफ देती ना, उनको नहीं मिला ना। चलिए जिसके आगे चलिए जनाब। हाल ये है इस 25 करोड़ अवाम की पार्टी की सपोर्ट का कि इनके पास अपना कोई लीडर नहीं है पार्टी को लीड करने के लिए। हाँ जी, पार्टी किसके हाथों में है अब? महमूद खान अचकज़ई साहब ने ही 10,000 बंदे लेकर आने थे। दूसरा कौन है? रामा राजा नासिर अब्बास। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि एक ऐसी पार्टी जो वाकयातन बड़ी पार्टी थी, कोई झूठ नहीं है, मतलब है पीटीआई को आप ये नहीं कह सकते कि एक कागजी पार्टी थी जी। उस पार्टी का हाल ये कर दिया है लोगों ने, क्योंकि पार्टी के जो वकला विंग है डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, फैमिली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ओल्ड स्टॉलवर्ड्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, न्यू चलती गाड़ी के सवार, वो नाराज तोता टाइप जो है, वो आपके सामने है हाल। जब पार्टी का ये हाल हो जाएगा तो फिर हुकूमत वक्त क्यों करेगी बातचीत उनकी टर्म्स के ऊपर? ठीक है जी। नहीं अभी आप जा नहीं सकते। मज़ाकरात के लिए जो खत लिखा है उसका जवाब अभी पूरा नहीं है। जनाब, मैं ज़रा थोड़ी सी जल्द मुख्तसर अगर हिस्ट्री रिकॉल कर दूँ। वज़ीर आज़म ने तारीख इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी 26 जून 2024 को, पहले अपने खिताब में जो उन्होंने हाउस के अंदर नेशनल असम्बली में किया था। इज दैट राइट? पीटीआई से मुज़ाकरात वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी दिसंबर 22, 2024 को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को फिर से मुज़ाकरात की दावत 30 जनवरी 2025 को। वज़ीर आज़म की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत 23 दिसंबर 2025 को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत 13 जून 2026 को, विच इज़ वेरी रिसेंट। ठीक है, ऑफर हो गई। दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो 3 बाकायदा एतवार हुए। हाँ जी, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ नेशनल असेंबली स्पीकर अयाज सादिक। पहला दौर हुआ जी 23 दिसंबर 2024 को पार्लियामेंट हाउस में। दूसरा हुआ 2 जनवरी 2025 को, जिसमें पीटीआई ने अपने मुतालबात पेश किए नेशनल असेंबली में। तीसरा दौर 16 जनवरी 2025 को हुआ, जिसमें तहरीरी मुतालबात और दीगर अमूर पर बातचीत हुई। चौथा दौर मुतवक्को था, लेकिन इससे पहले ही बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती अमल ख़त्म करके ऐलान कर दिया कि कोई चौथा इजलास नहीं होगा। बताएं मुझे ये खत क्या करेगा बेचारों का? इज दिस हिस्ट्री राइट और रॉन्ग? ठीक है, अच्छा आगे चलिए, अभी हम रुकेंगे थोड़ी यहाँ। अच्छा जी,
वो फरमा रही हैं कि पाकिस्तान गलत सिमत में जा रहा है, यानी तुम्हारी के धरने पे है। अच्छा जी, वो क्या है सिमतें जरा तय कर लें। पाकिस्तान ने 10 गुना बड़े दुश्मन से जंग जीती, इज दैट राइट? अभी जीती है ना इंडिया से। पाकिस्तान का मुकाम आसमान पे पहुंचा हुआ है सफारतकारी के अंदर ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से, इज दैट राइट? मैं अगर यहाँ लिस्ट करने बैठूं तो बेपनाह बातें मैं कह सकता हूं जिससे वो गलत सिमत जो है वो गलत साबित हो जाएगी जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। जी 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 जी। गौहर जो बैरिस्टर गौहर जो है ना, वो भी तो आपको पता है ना, बात तो नहीं आते बात करने से। वो ये कहते हैं कि ये अवामी एक्शन कमेटी जो है कश्मीर में, उसके मुतालबात पर कार्रवाई और अमल दरामद होना चाहिए। ये है नेशनहुड हमारी, ये है हमारी हुब्बुल वतनी, यानी ए पार्टी और ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वांट टू सबअटैच एवरीथिंग इन आज़ाद कश्मीर। ये कहते हैं उनसे बैठ के बात करें, मगर ये उनकी नहीं है, उनके बानी की लाइन है। टीटीपी, अफगान तालिबान जो पाकिस्तान में तबाहकारियां फैलाते रहे हैं, दहशतगर्दी की सहूलतकारी को तो छोड़ दे, पाकिस्तान के सालमियत पर हमले करते रहे हैं, ये उनको भी कहते हैं दफ्तर खोले उनके और उनसे बातचीत करें। इज दैट राइट? अभी तक कहते हैं। तो ये तो है इनकी हुब्बुल वतनी। रुक जाए, ठीक है। इस्तीफे उनका जी, वो इस्तीफे जो हमने दिए हुए हैं वो आपने अभी तक कबूल ही नहीं किए। बड़ी मजेदार हिस्ट्री है इनके इस्तीफों की। पहले उन्होंने नेशनल असेंबली से इस्तीफे दिए और फिर उसके लिए कैंपेन चलाई कि इनको मंजूर करें। हाँ जी। फिर बिलाखिर तंग आके स्पीकर ने कहा अच्छा जी मंजूर कर लेते हैं। फिर उन्होंने कहा ये वापस करें, फिर इस्तीफे वापस लिए और फिर उस पूरे अरसे की तनख्वाहें भी ली। ये है हिस्ट्री। फिर कहते हैं हम तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हैं और हमने वो मिसालें कायम की है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये सामने तारीख के पन्नों के ऊपर पड़ा हुआ जो कुछ भी है। ठीक है बुखारी साहब, माजी में जब इस असीर क़यादत की जानिब से कोई ख़त आता है या कोई बयान आता है या कोई पैगाम आता है तो -1 की बातें जो हैं वो सर उठाने लगती हैं, तो क्या अभी भी ये फार्मूला मौजूद है? क्योंकि असीर क़यादत ने अब डायरेक्ट रब्ता कर लिया है हुकूमत वक्त से। देखिए, पहली बात तो यह कि सियासी जमात वो होती है जो रास्ते निकालती है। सियासी जमात कभी आपको बंद गली में नहीं ले जाती, पहली गलती तो यह है। दूसरी गलती यह है कि ये इनिशिएटिव जो आ रहे हैं और खास तौर से शाह महमूद कुरैशी इससे पहले कई दफा कह चुके हैं, एजाज चौधरी कह चुके हैं, महमूद रशीद कह चुके हैं, वो जो डॉक्टर साहिबा हैं खातून, मैं समझता हूँ जो सबसे ज्यादा कमिटेड है पार्टी के साथ, यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने इनकी खिदमात जो है पार्टी के लिए कोई अंडर नहीं सकता, लेकिन उनकी बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी इसके ऊपर सवालिया निशान है। क्योंकि इस वक्त बात वो सुनी जा रही है जो बहनें अंदर लेके जा रही हैं, या बात वो सुनी जाएगी जो सोहेल अफरीदी अंदर लेके जाएगा, बाकी सारे अगर अंदर वालों को एक्सक्लूड ही कर दिया गया सीन से तो फिर बुखारी साहब, और वैसे भी आज वज़ीर दाखिला साहब जो है वो अपोजिशन बेंचेस की तरफ गए हैं, तो कुछ बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है आपको? किस तरफ गए हैं? अपोजिशन बेंचेस की तरफ और मिले हैं जाकर वज़ीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी साहब। देखिए, वज़ीर दाखिला साहब इज ए वंडरफुल मैन, वो इस तरह के काम जो है वो करते रहते हैं और ये भी किसी वजह के बगैर नहीं होगा। मैं समझता हूँ इट्स अ गुड जेस्चर, लेकिन इट हैज टू बी रिस्पोंडेड। बिल्कुल, रिस्पॉन्ड उसको अकॉर्डिंगली किया जाना चाहिए। कई दफा प्राइम मिनिस्टर ने जाके मुबारकबाद नहीं दी है। हाँ जी, ठीक है कि उसके ऊपर अमल नहीं होता, बिकॉज वो पीछे बैठा हुआ जो लगामे खींचता है, किसी की मजाल नहीं है उसको जाके ये कहने की कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। सब जाते हैं उसको जाके कोजी पिक्चर दिखा के कहते हैं सारा कौम और सारी मुल्क आपके साथ है, आप हुक्म करें तो बाहर सारी कौम आ जाएगी 25 करोड़, ये कह के वहां से निकलते हैं बाहर, और बाहर की सूरत जो है वो मेरे ख्याल से अब सबके सामने है। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम में ले लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक से वापस आकर सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, मई की जंग में जिस तरह से भारत को हजीमत हुई, उसके बाद उसने अपनी तमाम तर कोशिशें मरकूज कर दी कि प्रॉक्सीज के थ्रू अफगानिस्तान के जरिए, मकबूजा कश्मीर के जरिए किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई जाए। अब इसी तरह की कोशिश वो मकबूजा कश्मीर में तो कर चुके हैं, अपनी तमाम तर कुव्वत के बावजूद वहां की आवाम के जो पाकिस्तान के लिए जज्बात हैं उनको तब्दील नहीं कर सके, तो लिहाजा अब ताज़ा तरीन कोशिश उन्होंने की है आज़ाद कश्मीर के अंदर। इसमें आपको लगता है वो कामयाब हो सकते हैं? देखिए, 2-3 बातें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, आपने बहुत सही सिमत में इशारा किया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जंग के नतीजे में जो हमने सुना और जिसके शवाहद मौजूद है कि उन्होंने कहा कि अच्छा हम जंग तो नहीं जीते तो अब ये लें। इसके साथ साथ उन्होंने बलूचिस्तान में और KPK के ज़रिए अफ़गानिस्तान के रास्ते
जिस किस्म की तकरीबकारी कराई है, स्पॉन्सर किया है, हथियार दिए हैं, ट्रेनिंग दी है, उनके लोगों को बसाया है अपने यहाँ, ये डॉसियर्स में मौजूद है। पूरी दुनिया को हम बावर करा चुके हैं, यकीन दिला चुके हैं, और पूरी दुनिया अब हमारे इस मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक है कि यस, इंडिया टेररिज्म स्पॉन्सर करने में अफ़गानिस्तान के साथ मिला हुआ है, जहाँ पर 1 दर्जन से ज़्यादा कालादम, यानी ऐसी तंजीमें जिनको कालादम करार दे दिया हुआ है, वो वहाँ पर पनप रही हैं। उनको वहाँ सहूलतकारी भी मिल रही है, इंडियन स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है। एक तो ये। दूसरी बात यह है कि जंग के बाद ये तासुर मौजूद है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी कि अब पाकिस्तान कश्मीर का इशू फिर से उठाएगा, क्योंकि ट्रंप ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की है और उसने कहा था मैं साजिशी करूंगा इसमें, याद है आपको जी। लिहाजा उसने कहा अच्छा, इससे पहले कि ये हमारी तरफ आए, इनको पहले ब्लीड कराएं आज़ाद कश्मीर में। लिहाजा BLA, BLF और बलोचिस्तान यकजहती कमीशन को चुना उन्होंने, कमेटी को चुना उन्होंने बलोचिस्तान के लिए, और मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जो है उसके लिए उनके हथे चल गई है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। इन्होंने पिछली दफ़ा जो इस्तेजाज हुआ था उसमें जो खिलवाड़ किया था, अगर उस वक्त इनका पंजाबी में जिसको कहते हैं मक्कू ठप दिया जाता ना, तो ये सूरत हाल पैदा ना होती जो अब हो रही है। बिल्कुल बुखारी साहब, लास्ट ईयर इन्होंने जो मुतालबात किए थे उनमें से मैक्सिमम तो हमारी लीडरशिप ने मान लिए थे, तो आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो गई हमें ये रियलाइज करने में कि पीछे से डोरें कौन हिला रहा है? देखिए 38 पॉइंट फार्मूला तय हुआ था हुकूमती कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी के बीच में, जिसमें 35 पर अमल हो गया है। 3 जो ऐसे मुतनाज़ा इशूज़ रहते हैं, जिनमें एक ये है कि ये 12 महाजरीन की सीटें जो हैं, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में आबाद हैं, कश्मीरी, ओरिजिनली कश्मीरी, ये ख़त्म कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दे दिया कि चूँकि आइनी मामला है, आइन में ये प्रोविजन रखी हुई है, इसका तरीका ये है कि आप असम्बलियों में आएँ और आइन में तरमीम कर दें, खत्म हो जाएंगी जी। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। अब ये सब कुछ तो हमारी आंखों के सामने है। बिल्कुल बुखारी साहब, अभी ये सिक्योरिटी जराये से जिस रिपोर्ट की, जिस खबर की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने एक पॉइंट लिखा है कि कालादम BLA के बड़े स्पॉन्सर, बड़े सरदार भी हैं, बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो कि वहां पर ना सरमायाकारी आने देते हैं और ना ही वहां की आवाम की डेवलपमेंट होने देते हैं। देखिए ये एक बहुत पुराना इशू है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि अगर वहां पर मुकामी सहूलतकारी ना हो तो कोई बाहर से आके तकरीबकारी नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी BLA के लोग पकड़े गए, मारे गए या इस वक्त निशाने पर हैं, वो सारे बलोच हैं। वो जिनको कुछ लीडर जो है, महरंग बलोच जैसी खातून जो है, वो ये कहती थी ये हमारे हीरोज हैं, ये हमारे नाराज भाई हैं। वो नाराज भाई बलोचों को मारते रहे, बलोचों के बच्चों को मारते रहे, बलोचों की खवातीन की बेहुरमती करते रहे, वो ठीक है। उसके ऊपर टूटे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा उसको कंडेम करने के लिए। तो ये सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हो, सिक्योरिटी इदारे हो, पाकिस्तान की हुकूमत हो, वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर है उनके सामने कि हिंदुस्तान इन इलाकों में कोई भी बेगैरती, बेहयाई, बेशर्मी करने के लिए जोर लगाएगा। ये जितनी भी अनरेस्ट हो रही है, इसके पीछे एक्चुअली हिंदुस्तान इन्वॉल्व है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया है खत्म। सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।